हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शुरुआत से लेकर यानी कि बेसिक से लेकर आपके जो भी आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ पे उसको समझेंगे। साथ ही क्वेश्चंस करने के साथ ही हम उसको पढ़ते हुए जाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। जैसे ही एक हफ्ता यानी कि एक पार्ट खत्म होगा ज्योग्राफी का, हम आपके लिए एक प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज भी लाके देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी बिकॉज यही आती है मेन आपके एग्जाम्स में। ओके, चलिए ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय ज्योग्राफी? ये जियोग्राफी क्या है? जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ, यानी कि अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो स्टडी होती है उसी को तो जियोग्राफी बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ अर्थ की स्टडी यानी कि पृथ्वी की स्टडी और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये आपके पर्वत, आपके पठार यानी कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, नदियां, ये सभी क्या होती हैं? ग्लेशियर्स, ये सभी होते हैं कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन होती है? ये अर्थ की कंपोजिशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, वो क्या भागों में डिवाइड कर दी गई है। वैसे अगर हम इसको देखें रियलिटी में इसके ऊपर कोई भी रेखाएं नहीं बनी हुई हैं। ये एक सिंपल क्या है, एक हमारा कॉमन प्लैनेट है, लेकिन हमने इसको डिवाइड किया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के द्वारा। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो आपको पहले मैं डायरेक्शंस का ज्ञान दूं। ऊपर की साइड में नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं वेस्ट, बाएं ईस्ट। समझ में आ गया? यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो जो लाइंस जिस तरीके से हमने पृथ्वी को मतलब नॉर्थ से साउथ डिवाइड किया है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है, एक ये भाग और एक ये भाग, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबी रेखा जो ऊपर से नीचे तक पृथ्वी को 2 हिस्सों में भाग कर रही है उसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड से हमने बांटा है और हमने बांटा है लैटिट्यूड से, यानी कि जो क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं आ रही हैं वो किस तरीके से भागों में बांट रही हैं आपको? हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलाकार हेमिस्फीयर शेप में अर्थ को बांट रही हैं। समझ में आ गया यहां तक आपके? अब देखिए इन्हीं जो लैटिट्यूड्स हैं उसको हमने 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश है यानी कि उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। जो इक्वेटर है उसके ऊपर वाला भाग जो आपका नॉर्थ पोल वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसके ऊपर के भाग को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे के भाग को जो साउथ की साइड में भाग है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आपका गोलार्ध। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? वो रेखा जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बीच में से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से काट रही है उसको कहेंगे हम इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी को बीच में से काटने वाली रेखा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो हम पहले इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं कि हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम आसानी से अक्षांश और देशांतर के द्वारा क्या कर सकते हैं? किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को लोकेट कर सकते हैं। उस पर अगर हम अपने इंडिया को देखें तो देखिए ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड में मिलता है, लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न साइड में मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, इंडिया इज लोकेटेड इन, तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे बेटा? नॉर्थ ईस्ट कह देंगे। ठीक है, दूसरी चीज शेप ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे एक आपकी एक पीआईपी लगा देती हूँ। आपने देखा ये शेप जो इंडिया की है कुछ कैसी है? क्वाड्रिलेटरल टाइप है, यानी कि देखिए इस तरीके की है, क्वाड्रिलेटरल टाइप है। तो हम इसको अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कभी तो हम कह देते हैं क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पे है। शेप कैसी है? क्वाड्रिलेटरल है। तीसरी चीज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो रेखा है हमारी, देखिए लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यानी कि हम ये अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ में है। और वहीं लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिया आपका ईस्ट में है, इसीलिए तो हमने कहा इसको नॉर्थ ईस्ट में है लोकेशन इसकी। दूसरी चीज, अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे इंडिया का जो एरिया है, किसी भी देश को बड़ा या छोटा उसके एरिया से ही क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करने वाली चीज है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर।
स्क्वायर। याद हो गया? आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है कहीं पर साइड में, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ल्ड का ये कितना है, ये वर्ल्ड का 2.4% है, यानी कि पूरी दुनिया का कितना एरिया हमारी इंडिया ने कवर कर रखा है, 2.4%, यानी कि 2.4% एरिया दुनिया भर का इंडिया ने कवर कर रखा है। अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्ज कंट्री। मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा जो भी लार्जेस्ट कंट्रीज हैं इंडिया से पहले भी, उनको याद कराने वाली हूँ। इंडिया हमारी 7th लार्ज कंट्री है, यानी कि 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे इसको। तो बेटा ये है आपकी ट्रिक, रक्कूबाई। क्या कह सकते हैं इसको हम, रक्कूबाई। देखिए आर से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, रशिया को। सेकंड सी से हम डिनोट कर रहे हैं कनाडा को। थर्ड सी से हम डिनोट कर रहे हैं चाइना को। फोर्थ जो आपका यू से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स को। बी फॉर ब्राजील, ए फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया, और आई फॉर हमारा इंडिया। तो आपको क्या पता चल गया कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या पता चला कि इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है 7वें नंबर का। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का। पहले नंबर का कौन सा है, रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना। चाइना कौन से नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, 3रे नंबर का। फिर उसके बाद आपका आता है 4थे नंबर पर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं आपको एक फन फैक्ट बता देती हूँ कि जो आपका जो ब्राजील है उसके बारे में है। आपने देखा होगा बेटा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को। किसको कहते हैं, यूपी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश को हम अलग से एक राज्य घोषित कर दें, क्या घोषित कर दें, राज्य घोषित कर दें, तो उसके बाद क्या होगा कि जो 5वें नंबर पर ये जो ब्राजील है ना बेटा, ये ब्राजील खिसक के कहाँ आ जाएगा, 6th नंबर पे आ जाएगा, और 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमारा ये राज्य है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाए तो वो 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा, लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि सबसे बड़ा देश होगा 5वें नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे की बातें, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि एरिया की दृष्टि में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरा मतलब एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो उसको हम कहेंगे वेटिकन सिटी। कहाँ है, वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी है आपका रोम में, यानी कि रोम में है, इटली। एक यूरोपीय देश है ये, मतलब कि यूरोप कॉन्टिनेंट पर पाया गया देश है। ये देश सबसे छोटा देश है। और बच्चों जो ये देश है वो, इसके यही बता देती हूँ, जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा क्या है, वेटिकन सिटी ही है। इसको पादरियों यानी कि प्रीस्ट का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है, और क्रिश्चियनिटी में जो फादर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही धार्मिक स्थल है एक। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे हरिद्वार है, वृंदावन है, वहाँ धार्मिक स्थल है। एक तरह से ये पूरी कंट्री ही देखो सिटी है, लेकिन ये क्या है, एक देश है। सिटी इसका नाम में है, लेकिन ये एक देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा धर्म कम, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा सिटी माना गया है ये क्रिश्चियनिटी के लिए। ठीक है, दूसरा, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है, हमें पढ़ना है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का बेटा कितना % आपका फॉर्म कर रही है। देखो अगर आपको बात करूं पूरी विश्व की जनसंख्या का, तो हम कह सकते हैं 17.5, यानी कि एरिया में तो 2.4% दे रखा था। एरिया में जो आपका एरिया है उसमें कितना था, 2.4 की शेयर होल्डर थी इंडिया, और वहीं पॉपुलेशन में 17.5% की शेयर होल्डर है, यानी कि 17.5% लोग पूरी दुनिया में कौन है, इंडियन होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम पढ़ें, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश कौन सा होता है, वेटिकन सिटी। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या की वृद्धि 18 करोड़ होती है।
18 करोड़, यानी कि पर ईयर 1.8 करोड़ लोग। 18 करोड़ हर 10 साल में बढ़ जाते हैं इंडिया में लोग, और पर ईयर यानी कि प्रत्येक साल 1.8 करोड़ की वृद्धि इंडिया में पाई जाती है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे भारत के अंतिम बिंदुओं के बारे में। जैसे मैंने आपसे यहाँ कहा है नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, यहाँ पे इंडिया कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ इंडिया खत्म हो रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में आपका प्रेजेंट है इंदिरा कॉल। ये जो इंदिरा कॉल है ये आपके भारत का उत्तरी बिंदु है जहाँ पे इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया की जो सीमा है वो समाप्ति हो रही है। अगर मैं साउथ में बोलूं, अगर मैं साउथ में मेन लैंड में बोल रही हूँ, यानी कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि जहां हमारी जमीनी कोस्टल लैंड है, अगर वहां के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो यहां मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, केप कॉमोरिन। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिया के दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो क्या है, हमारे इंडिया में ही जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम कहेंगे कि इंडिया का दक्षिणतम यानी कि साउथर्न पॉइंट क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। समझ आया बच्चा? देखिए इंदिरा पॉइंट क्या होता है, साउदर्न पॉइंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अंडमान और निकोबार आइलैंड पर। लेकिन अगर हम मेनलैंड की बात करते हैं तो केप कॉमोरिन कहाँ प्रेजेंट है, आपका कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में आपका ये केप कॉमोरिन प्रेजेंट है, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंदिरा कॉल, साउदर्न पॉइंट हो गया केप कॉमोरिन। अगर वैसे बात करें मिलाकर आपके जो आइलैंड्स हैं उनको बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। अब देखिए गौर माता ईस्ट में क्या होता है, सबसे मतलब ईस्टर्न सबसे ज्यादा स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आपका प्रेजेंट है क्या, किविकू। ये जो किविकू नाम की जगह है जो कहाँ प्रेजेंट है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, वो क्या है, इंडिया की ईस्टर्न सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, क्या, किविकू नाम की, क्या है, किविकू। अगर मैं आपसे बात करूं वेस्टर्न पॉइंट यानी कि सबसे ज्यादा क्या पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये क्या कौन सी स्टेट आती है यहाँ पे, गुजरात आता है, और गुजरात में गौर माता नाम की जगह है गुजरात में, जो सबसे ज्यादा क्या है, पश्चिमी बिंदु है। तो यानी कि हम कह देंगे यहाँ पे गौर माता, गुजरात। ठीक है, नॉर्थ में हमने देखा था इंदिरा कॉल। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देती हूं बेटा एक और बात, इसको मिटाकर, कि ये जो आपकी इंडिया है, देखिए ये जो आपकी इंडिया है वो क्या किस में डिवाइडेड है, देखो ऊपर से नीचे तक का कोई डिस्टेंस होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधी दूरी, किसी भी जगह से सीधी दूरी। तो अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये कितने किलोमीटर बैठेगा बेटा, कितने किलोमीटर बैठेगा, 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अगर वहां हम बात करते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी कि बात कर लो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, तो ये कितना है बेटा आपका, ये होता है आपका 2933 किलोमीटर। आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो ज्यादा है, 3214 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लैटिट्यूड में है, लैटिट्यूड में इंडिया कितना है, 2933 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। यहाँ तक आपके आई होप समझ में आ गया है। अगली ईयर आपको अगर यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे वाली जो वीडियो होगी हम उसमें भारत की प्रादेशिक सीमाओं के बारे में बात करेंगे, उसके जो नेबर कंट्रीज हैं यानी कि पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, उसकी सीमा जो कोस्टल सीमा है उसमें कौन सी रेखाएं हैं, कौन सी सीमाएं उनसे लगती हैं, कहाँ अपना अधिकार है कहाँ नहीं है, इनके बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर बेटा।